डिस्क्लेमर हर वीडियो में देता हूं, और वो यह है कि आपको जैसा मैं बोल रहा हूं या जैसा मैं दिखा रहा हूं वैसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बल्कि आपको की टर्म्स में ही नोट्स बनाना है। रुपये फीस भर करके आप भी करेंगे तो इस तरीक़ा से आपको गाइड नहीं करेगा, आपको ऊपर 20-25 किताब फेंक देगा जो कि वही है, उल्ट फेर करके वही लिखा गया है। किसी भी किताब में उनके क्लास नोट्स में कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा, लाइन ऊपर नीचे मिल सकती है, पेज आगे पीछे मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो मैं टेबल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इनको एज इट इज़ याद कर लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि यार 2 लाख रुपए तो मैंने दिए ही नहीं, फिर तैयारी कैसे हो सकती है। हाँ, पॉपुलेशन बनेगा, लेकिन वो इसमें हम बताएंगे क्या है कि जब वो इंट्रैक्शन होगा उसे ही पॉपुलेशन कहेंगे। ये इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं पॉपुलेशन है। कम्युनिटी वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं किसी अपनी ज़रूरत। तो ये दोनों बातें हैं कि जनसंख्या जो है वो निर्भर इस बात पर नहीं करती कि उनका जो जैविक अजैविक घटक क्या है, बल्कि इनका जो बढ़ना घटना है ये इस बात पर निर्भर है कि वहाँ माइग्रेशन हो रहा है या इमिग्रेशन हो रहा है। ये दोनों बात, यानी कि वहाँ से प्रवासन हो रहा है या अंतरण हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अनेक प्रजातियां हो सकती हैं, एक समुदाय में अनेक प्रजातियां हो सकती हैं, आप समझ रहे हैं ना। अलग अलग प्रजाति के, यानी कि वहाँ पर चिड़िया भी हो सकती हैं, वहाँ हाथी भी हो सकते हैं, वहाँ चींटी भी हो सकती हैं, वहाँ वृक्ष भी हो सकते हैं, वहाँ घास भी हो सकती है, सारे हो सकते हैं, आप समझ गए। लेकिन वो कह रहा है कि ये सब तो कारक है जो उसका निर्धारित करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब होता है तो उसकी सीमा निर्धारित करने के लिए काफ़ी है। उदाहरण के लिए अगर गर्मी बढ़ती जाती है तो हो सकता है कि आप जहां रह रहे हैं अगर वहां गर्मी बढ़ती जाती है तो आप वहां से पलायन कर जाएं। कोई भी एनिमल खाता है तो इसका कुछ भाग, यानी कि 10% का एक रूल है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो ये 10% ऊर्जा इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी उसके द्वारा। तो ये सूर्य से डायरेक्ट नहीं लिया उसने, बेबी स्टेप लेकर के चल रहे हैं और धीरे धीरे से आप देखेंगे कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, छोटी से छोटी बातें भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे सब कुछ कराऊंगा, बस पेशेंस बना करके रखना है, फेथ रखना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है कि ये चैनल आपको सपोर्ट करना है। प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स या फिर सेल्फ नर्सिंग, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हो सकते हैं आप बताना मुझे एक बार, बोलना। पौधे, हो सकता, हाँ ये है, सही है। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी से 30 से 35 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस के अंदर भी इनका एक अच्छा खासा वेटेज है। हाँ, प्रीलिम्स पास करें, इतने टाइम तक आपके पास एक अच्छा खासा समय रहेगा, इनका रिवीजन होता रहेगा। इसलिए मैं ये आपको करा करके चल रहा हूं, आप उसी तरीका से ये करके चलेंगे तो हम पहले प्रीलिम्स का जो 40-45 प्रश्न को हम बात करते हैं वो यहाँ पर पहले हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज एक हम नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसका हम पहला यूनिट लेक्चर, यानी कि फर्स्ट यूनिट फर्स्ट लेक्चर हम प्रारंभ करेंगे, और ये इसका पार्ट भी फर्स्ट हो सकता है, तो देखेंगे वो ये पार्ट फर्स्ट हो सकता है। पारिस्थितिकी इसका नाम डालेंगे आप, यूनिट का नाम है, नाम डाल लेंगे इसका, ये ऐसा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी, तो इसे डाल लेंगे इकोलॉजी और लिखना प्रारंभ करेंगे। ये है चैप्टर, यानी टॉपिक का नाम, हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, यूनिट फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी, और हम इसमें देखेंगे इसमें पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है ये देखेंगे पहले, और यहाँ से देखना है आपको पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ये जो शब्द है ये ओइकोस, यानी कि ओइकोस से मिलकर के बना है, OIKOS, ओइकोस से मिलकर के बना है, जिसका नाम है होम, यानी कि प्लेस टू लिव इन, और लोगस का मतलब होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका अर्थ होता है होम और प्लेस और स्टडी, यानी कि वह स्थान जहाँ पर रहते हैं उसका अध्ययन करना ही क्या है, इकोलॉजी है। वह स्थान जहाँ पर रहते हैं उसका अध्ययन करना क्या है, इकोलॉजी है, हम परिभाषा के अंदर। और
दूसरा देखेंगे कि जो पारिस्थितिकी जीवित प्राणियों के आपसी संबंध और उनके पर्यावरण के साथ संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन है। और दूसरी परिभाषा हमारी क्या है कि पारिस्थितिकी जीवित यानी कि जो लिविंग थिंग्स है, यानी कि लिविंग जो भी जीवित है उनके जो जीवित प्राणियों के आपसी संबंध और उनके पर्यावरण के साथ संबंध, यानी कि उनके आपस में क्या संबंध है और उनके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं हम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं। अब आपस में क्या संबंध है, यानी कि क्या उनके बीच प्रजनन संबंधी संबंध है, या क्या वो एक दूसरे के पैरासाइट्स हैं, या उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी कि रिलेशनशिप किस प्रकार का है, ठीक है, और वो पर्यावरण के साथ किस प्रकार से क्रिया करते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी उन तरीकों से संबंधित है जिनमें जीवों को उनके पर्यावरण द्वारा ढाला जाता है और वे ऊर्जा प्रवाह और खनिज पुनर्चक्रण सहित पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। अब ये अलग अलग परिभाषा दी गई हैं, आप इन्हें देखेंगे, यानी कि पारिस्थितिकी उन तरीकों से संबंधित है जिनमें जीवों को उनके पर्यावरण द्वारा ढाला जाता है, यानी कि कोई भी पर्यावरण हो उसके अंदर वो अपने आप को किस तरीका से एक्युमुलेटाइज करते हैं, यानी कि सामंजस्य बैठाते हैं अपने आप का उनको। और ऊर्जा प्रवाह जो कि मैं आगे इसमें बताऊंगा कि ऊर्जा यानी कि जिसे बोलते हैं एनर्जी पिरामिड्स, तो ऊर्जा प्रवाह और खनिज पुनर्चक्रण ये भी हम पढ़ाएंगे इसमें कि जो खनिज है उनका एक चक्र होता है वो किस प्रकार से है। तो खनिज पुनर्चक्रण सहित पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, इनका अध्ययन भी क्या है पारिस्थितिकी है। तो अब इनमें आप देख लेना कि अगर आपको एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन वो कंप्रेस करके आपको दे सकता है, कुछ कुछ वर्ड हटा देगा, छोटा करके आपको दे देगा, जैसे आपको दे देगा जीवित प्राणियों के आपसी संबंध और उनके पर्यावरण के संबंधों को पारिस्थितिकी कहते हैं। ये इसी तरीका से दूसरा दे देगा पारिस्थितिकी उन तरीकों से संबंधित है, या फिर पारिस्थितिकी के अंदर जीवित जीव प्रवाह, खनिज प्रवाह, खनिज पुनर्चक्रण, ऊर्जा प्रवाह आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। और तीसरा इसी प्रकार से कोई भी दे देगा तो आपको बताएगा फिर फर्स्ट सेकंड सही है या फिर कौन सा सही है, यानी कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ओनली 4, यानी कि ओनली यानी कि ऑल, इस तरीका से जो अभी नया पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग। तो ये प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, तो इनको याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे हमने पारिस्थितिकी देखी और पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम। जहां पर भी तंत्र आता है इसका मतलब होगा सिस्टम। सिस्टम मतलब अब सिस्टम देखो इकोलॉजी तो हमने देख ली, जीवित जीव का जो भी स्थान है उनका आपस में अंतःक्रिया क्या, उनके बीच आपस में संबंध कैसे हैं, ये सारे। लेकिन सिस्टम जब आ जाएगा इसका अर्थ क्या होगा कि यानी कि जहां एक या एक से अधिक जो भी जीव हैं, अजीब है, यानी कि जैविक अजैविक जो भी उनके बीच है उनका जो अध्ययन है पारिस्थितिकी तंत्र को जैव मंडल की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक तो ये होगा जीव है या अजीब है वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे, वहां पर तंत्र स्थापित होता है। अब ये जो तंत्र है वो कह रहे हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, अगर आपको डेफिनेशन आती है ये आएंगे, आप याद रखना ये इकोलॉजी के बेसिक्स हैं। आज ये जो क्लास है पूरी तरीके से बेसिक्स है आपकी, और यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर आपका बेसिक सही है, आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ में आते हैं, तो इनको आप अच्छे से परिभाषित भी कर सकते हैं एग्जाम्पल दे करके। मेंस में या प्रीलिम्स में प्रश्न वही होते हैं लेकिन कहने का जो तरीका है वो बदल जाता है। एग्जामिनर जो है वो आपको पूछने का जो तरीका वो इस तरीका से पूछेगा कि आए हुए प्रश्न ही आपको लगेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो घुमा फिरा करके वही पूछ रहा है जो ऑलरेडी वो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। समझ गए आप। तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैव मंडल की एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट है, समझ गए आप। हाँ, फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, ये दोनों शब्द पे याद रखना। यही आपको एमसीक्यू में रखा हुआ मिलेगा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें जैव समुदायों और भौतिक पर्यावरण, जैव समुदाय यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो, और भौतिक पर्यावरण का यहाँ पर अर्थ है अजैव, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। बायोटिक और अबायोटिक जो 2 कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है, वो जो है
हम यहाँ पर देखेंगे कि वो जो भौतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं दोनों को शामिल किया जाता है और आपस में क्रिया करते हैं, वे पदार्थों का विनिमय करते हैं। तो आप ये यहाँ पे याद रखने की बात है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है आपसे पूछा जाए तो बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके अंदर जैव समुदाय और भौतिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया जाता है। आगे देखेंगे, इसका दूसरा पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे, पेड़, जानवर, मछली, पक्षी, ये सारे क्या है, सूक्ष्म जीव, जल, मृदा आदि मनुष्य सम्मिलित है। क्योंकि दोनों बातें आ गई, जैव और अजैव, यानी कि बायोटिक अबायोटिक, यानी कि जो जीवित है वो भी और जो निर्जीव है वे भी दोनों शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, इको सिस्टम, याद रखना पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी अलग अलग हो गए, इसीलिए बेसिक्स कराता हुआ यहाँ पे जा रहा हूँ। अगर ये आपने ये कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अलग तरीका से कह सकता है, लेकिन जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए की फीस देने के बाद में वो भी यही बोलने वाला है आपसे। तो आप अपने मन में ये ना पालें कि मैं तो डब्लू सर से पढ़ करके एकदम यूपीएससी क्रॉस कर दूंगा, ये सब भ्रम है। और इसे ही हम शास्त्रों में माया कहा गया है, तो माया के चक्कर में ना फंसे और जो वास्तविक है उसे पहचाने। ओके, इस पर प्रीवियस लेक्चर भी है मेरा, आप उसे देख सकते हैं। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के आकार और तत्वों में बहुत भिन्नता होती है, लेकिन प्रत्येक प्रकृति की एक ही कार्यशील इकाई है। यानी कि कार्य पारिस्थितिकी जो तंत्र है के आकार और तत्व में बहुत भिन्नता हो सकती है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका आकार कितना है, उनके तत्व कौन कौन से, इसमें भिन्नता हो सकती है, लेकिन प्रत्येक प्रकृति की एक ही कार्यशील इकाई है। समझ गए, कार्यशील इकाई है, एक ही कार्यशील इकाई है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाली हर चीज अन्य प्रजातियों और तत्वों पर निर्भर होती है जो उस पर पारिस्थितिकी समुदाय का हिस्सा है। यानी कि आपको पता है कि हर जो भी आप अपने पारिस्थितिकी तंत्र में देखते हैं उसमें एक वस्तु दूसरे पर निर्भर है। यानी कि एक का जो जीवन है वो दूसरे पर निर्भर है, अगर एक प्रभावित होगी तो दूसरी भी प्रभावित हो जाएगी। जैसे कि मनुष्य है वो अजैविक तत्वों पर निर्भर है, जैसे पानी है, सूर्य ताप है, वायु है, इस पर निर्भर है। और जो हम, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स हैं तो हमारा जीवन जो अजैविक तत्व है उन पर निर्भर है। अगर एक भी प्रभावित होता है, अगर वाटर प्रदूषित होता है तो मनुष्य जो है वो भी प्रभावित होना ही है। इससे आप समझें। तो वो कह रहा है कि ये निर्भरता है और जो कि उस पारिस्थितिकी समुदाय का हिस्सा है। यदि पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो इसका प्रभाव बाकी सब चीजों पर भी पड़ता है, अन्य पर भी पड़ता है, ये बोलना है। पारिस्थितिकी तंत्र एक वृक्ष है, जितना छोटा हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र का कह रहा है कि इसका जो आकार है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि बहुत छोटा हो, जैसे जहां पर मानो एक छोटा सा पेड़ है उसमें बहुत सारे क्या है, कीट रहते हैं, बहुत सारे कीट रहते हैं ना, वो भी क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है, वो भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। तो छोटा हो सकता है या एक संपूर्ण वन जितना बड़ा हो सकता है। कोई घास का मैदान है वो भी पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में आपको सीधा बता दिया ना, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बता दिया, पारिस्थितिकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, हाँ, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो यहाँ एक संपूर्ण वन जितना बड़ा भी हो सकता है, तो ये छोटे बड़े हो सकते हैं। अब हम क्या करना है, आपको इस तरीका से लिखना है जो मैंने आपको बता दिया पारिस्थितिकी। इसमें लिखेंगे आप पारिस्थितिकी के घटक, लिखेंगे आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लेंगे, कॉपी पेंसिल निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी के घटक। तरीका तो वही है, बस थोड़ा सा मैंने ये चेंज किया है अब की बार कि कुछ बातें मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूं ताकि आपके मन में भी ये ना रहे कि सर तो बिल्कुल अलग जा रहे हैं, वो वाले सर तो बहुत वो पीडीएफ दिखा करके करते हैं और ये तो करते नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि मैं पूरा तो आपको दिखाऊंगा नहीं कि फिर हम में और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। मैं आपको कुछ कुछ वहां से डिस्प्ले कर दूंगा और उसके बाद में आपको करना तो वही है जो मैंने आपको बताया है, लिखना तो पड़ेगा, नोट्स तो बनाने होंगे, एग्जाम आप देख लेना, वहां से बाहर नहीं आना है।
तो आपको नोट्स अपने हाथ से बनाना है। अभी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे देख करके बैठ नहीं जाना है, ना ही ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और बस अब मैं इसे पढ़ लूंगा, नहीं, उसमें से नोट्स उसी तरीका से बनाने हैं। और आप इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना कि पहले वाला जो मैं कर रहा था वो सही है, या जो मैंने अभी ये तरीका इसमें अपनाया है वो सही है, या फिर आगे पूरी पीडीएफ दिखानी चाहिए मुझे, कौन सा है। ये तीनों बातें आपको लिखना है कि आपको क्या अच्छा लगा, कि ये जो करा रहा हूँ ये, या जो पहले मैं करा रहा था वो ज़्यादा सही है। तो समय की वजह से ये मैं करा रहा हूँ, मैं आपको सही बताऊं। और कुछ कुछ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया भी करके देखें, कि ताकि इससे पता चले कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण लिखना, पर्यावरण जैव और अजैव घटकों, पर्यावरण जैव और अजैव घटकों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है। लिखेंगे जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण, पर्यावरण नहीं पता, पर्यावरण, ये तो दिक्कत है। चलो देखो, पहले इसे लिखना, पर्यावरण जैव और अजैव घटकों से मिलकर बना होता है, जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है। बस यही है पर्यावरण। हाँ यही है पर्यावरण। पूछ रहे थे ना पर्यावरण क्या है, तो यही है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? जैव और अजैव घटकों से मिलकर बना होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एनवायरनमेंट, तो आपको बताना है एनवायरनमेंट क्या है, जो जैव और अजैव घटक इसमें शामिल है, ये हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, जीवित जीव और अजीवित दोनों ही इसमें शामिल है। ठीक है, हाँ, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है। हाँ, और उसे प्रभावित करता है। उन्हें संयुक्त रूप से पर्यावरण कहते हैं, उन्हें संयुक्त रूप से पर्यावरण कहते हैं। समझ गए आप? हाँ यही है। लिखेंगे अब जीवों और, दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, इसी में पहला लिख लिया आपने। पहले मैंने आपको लिखाया है पर्यावरण क्या है, यहाँ पे हमने लिखा दिया है आपको पर्यावरण क्या है। लिखा दिया आपको, इसका पहला पॉइंट हमने आपको लिखा दिया है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, और मैं आपको बता दूं, जो कि मैं डिस्क्लेमर हर वीडियो में देता हूं, और वो यह है कि आपको जैसा मैं बोल रहा हूं या जैसा मैं दिखा रहा हूं वैसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बल्कि आपको की टर्म्स में ही नोट्स बनाना है। कुछ कुछ बातें आपको लिखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको लिखाया कि पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण में मैंने आपको बताया कि पर्यावरण जैव और अजैव घटकों और उन घटकों के योग से बना है, या इन सब पर्यावरण जैव और अजैव घटकों के योग से बना है, जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है, जो कि मनुष्य को, यानी कि जो जीवित जीवों को प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। तो आपको क्या करना है, पर्यावरण लिखना है और लिख देना है जैव और अजैव, है ना। पर्यावरण लिखने के बाद में जैसे यहाँ लिखना है पर्यावरण, उसके बाद में लिख देना है जैव प्लस अजैव। ठीक है, फिर लिख देना है चारों ओर से, चारों ओर से घेरे, प्रभावित करता है, इस तरीका से। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। अब जैसे दूसरा मैंने बोलूंगा कि पर्यावरण, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, जीवों और लिखो जीवों और पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध अत्यंत जटिल है। इसके अंतर्गत जैव अजैव दोनों घटक शामिल है। तो जीव और पर्यावरण का जो संबंध है, जो अंतर संबंध हम कहते हैं, वो कैसा है? कठिन है, जटिल है। उसको समझना थोड़ा सा जटिल क्यों है, कि क्या क्या क्रियाएं उनके बीच में होती हैं, किस तरीका के रिलेशनशिप वो आपस में रखते हैं, केमिकल रिलेशंस होते हैं, फिजिकल रिलेशंस होते हैं, तो उनका जो अध्ययन है वो जटिल है, करना भी जटिल है। इसीलिए इन दोनों का जो अंतर क्रियाएं हैं वो है जटिल है, क्योंकि इसमें जैव अजैव दोनों घटक शामिल होते हैं। तो दोनों की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो संबंध है वो क्या है? जटिल है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, बस यहाँ में क्या लिखना है? जैव अजैव
अंतर संबंध जटिल। इसी तरीका से आपको करके चलना है। एकदम इतना गाइड कर रहा हूं कि किसी को आप 2 लाख रुपए फीस भर करके आप भी करेंगे तो इस तरीका से आपको गाइड नहीं करेगा, आपको ऊपर 20-25 किताब फेंक देगा जो कि वही है, उल्ट फेर करके वही लिखा गया है। किसी भी किताब में उनके क्लास नोट्स में कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा, लाइन ऊपर नीचे मिल सकती है, पेज आगे पीछे मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस माया जाल से बाहर निकल जाए। जितना करा रहा हूं अगर ये आपने कर लिया तो समझे आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो भाई वो आपके घर तक पहुंच ही जाएंगे, उनके पास साधन है, वो वहां तक पहुंच जाएंगे, आपको बहकाएंगे, पैसा लेंगे और फिर आप जाओ। ठीक है, हाँ, फिर वही जो गाना है ना, चलो फिर से अजनबी हो जाए हम, तो फीस जमा होने के बाद में वही होना है कि फिर दोबारा से आपको अजनबी हो जाएंगे। अभी तो आपको जानते हैं वो। और अगर रिजल्ट हो जाता है तो फिर जान लेंगे आपको। अगर आप वहां पहुंच भी गए ना गलती से भी जाते तो फॉर्म भरवा लेंगे आपसे, उसके बाद में आपका अगर रिजल्ट हो भी जाता है तो आपके घर तक पहुंच जाएंगे, कुछ पैसे आपको देंगे और कहेंगे कि बोलो ऐसे ऐसे जो हम बोल रहे हैं। तो इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो हमें रैशनल थिंकिंग रखना ही पड़ेगा। हाँ, 25 किताब और 30 किताब के चक्कर में मत फंसना, नहीं तो वो कल आकर के जब समझ में आ जाएगा आपको। तो इसलिए आपको जो मैं करा रहा हूं वो करना है और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लोगों तक शेयर करना है, ये आपका ड्यूटी है। समझ गए, ये आपका ड्यूटी है, ये आपको करना है। आगे लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका, पर्यावरण स्थिर नहीं है, पर्यावरण स्थिर नहीं है तथा जैव अजैव घटक निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, जो कि आपको पता है। क्या मनुष्य स्थिर है? नहीं है। इसकी बॉडी में भी क्या है, चेंज हो रहे हैं। मनुष्य क्या है, उसकी उम्र बढ़ रही है। इसी तरीका से क्या पर्यावरण भी निश्चित है? नहीं। हो सकता है अभी आप गर्मी हो रही है और 2 घंटे बाद बरसात हो जाए, और आपको पता है सीजनल चेंजेस तो होते ही हैं। तो इन सब बातों को देखते हैं कि वो स्थिर भी नहीं है। अगर वो स्थिर नहीं है, जैव अजैव तो मैंने ऑलरेडी तो आपको बता दिया, ऊपर से वो स्थिर नहीं है, तो फिर उनका जो अध्ययन है वो और भी ज्यादा कठिन हो जाने वाला है। हाँ जी, तो परिवर्तित होता रहता है। लिखेंगे आगे, उदाहरण के लिए आप डालेंगे उदाहरण, इसके अंदर उदाहरण डालेंगे। उदाहरण क्या है? उदाहरण मछली का बाह्य पर्यावरण, मछली का बाह्य पर्यावरण। मछली का एक उदाहरण हमने लिया है, मछली का बाह्य पर्यावरण। और इसमें डालेंगे जैसे जैव, जैव में कौन आते हैं, जैव घटक कौन कौन से हैं, जैसे पौधे हैं, जीव हैं, अपघटक आदि, ये सब हैं। जैव हैं, पौधे हैं, जीव हैं, पौधे हैं, ये सब क्या है, जैव घटक हैं। और अजैव घटक में डालेंगे जैसे कि प्रकाश है, CO2 है, गैस है, तापमान है, ये सारे के सारे उदाहरण हैं। यानी कि जैव घटक कौन कौन से हैं, जैव घटक कौन कौन से हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि पर्यावरण जैव अजैव घटक से मिलकर बना है। तो जैव घटक कौन से हैं, पौधे हैं, जीव है, अपघटक हैं, आदि आदि। हाँ, अजैव घटक कौन से हैं, प्रकाश है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, तापमान आदि आदि। इस तरीका से आप इसे लिखेंगे। हाँ जी, तो आपको मैं कुछ दिखाऊं एक बार। ये है, आप ये दिख रहा होगा आपको, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट यानी कि जो एनवायरमेंट है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं एनवायरमेंट के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बायोटिक और अबायोटिक से मिलकर बना है। अभी बताया आपको, बायोटिक अबायोटिक से मिलकर बना है, यानी कि जैव अजैव से मिलकर के बना है। तो अब आप देखेंगे कि अबायोटिक में कौन है और बायोटिक में कौन है। एक बार आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप देखें एनर्जी, एनर्जी आप देखेंगे पर मैं इसे, हाँ, एनर्जी क्या क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट है। यानी कि कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलने वाला है। जो मैं टेबल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इनको एज इट इज याद कर लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि यार 2 लाख रुपए तो मैंने दिए ही नहीं, फिर तैयारी कैसे हो सकती है। हाँ, तो ये आप एकदम अपने दिमाग से निकाल दें, इससे बाहर कुछ है ना, भूतो न भविष्यति। जो बोल दिया मैंने, ना तो इससे बाहर कुछ है ना। हाँ, अलग तरीका से पढ़ा सकता है, हंसा हंसा करके पढ़ा सकता है, लफंडरबाजी कर सकता है, बड़ी बड़ी बात कर सकता है, हवाबाजी कर सकता है, वो मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। जो वहाँ 2.5 घंटे की क्लास में मिलेगा, यहाँ 1 घंटे की क्लास में आपको मिल जाने वाला है। और शायद वो 2.5 घंटे की भी क्लास में नहीं मिलेगा, जो हमें 1 घंटा सवा घंटा की क्लास में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल यही मिलेगा फ्रेंड्स, मेरा अनुभव है।
लंबा मेरा अनुभव है यूपीएससी का, यूपीएससी को जिया है, और उस जीने के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं है। आप कन्विंस हो जाएं इस बात से, कहीं से कुछ खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे फॉलो कर लेना। यही है, यही है जो भी है, प्रारंभ है और अंत यही है बस। तो यहाँ पे देखना, अबायोटिक याद रख लेना, और इनमें से आपको इस तरीका से रखा मिलेगा कि अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कौन से हैं, तो वहाँ एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड विंड, फायर एंड टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, ये सारे आपको रखे हुए मिलेंगे। तो ये आप याद रखना और अपनी कॉपी में ये सब बना लें, अभी बना लें इसे मेरे सामने ही, मैं जैसे बोलता हुआ जा रहा हूँ और आप लिखते हुए चलेंगे। पहला है एनर्जी, इस तरीका से बना लेना, यानी कि अबायोटिक माना अजैव घटक, अजैव ऐसे डाल देना अजैव, और बायोटिक मतलब जैव, ऐसे डाल देना जैव। और मैं आपको बताता जा रहा हूँ एनर्जी मतलब ऊर्जा, लिखते चलना मेरे साथ में आप, ऊर्जा। रेडिएशन, रेडिएशन को रेडिएशन ही लिखेंगे आप, ठीक है, रेडिएशन ही लिखते हैं इसे। टेम्परेचर तापमान और ऊर्जा। फिर है वाटर यानी कि पानी, जल, जल इसे लिख देंगे। एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, यानी कि जो हमारे वायुमंडल है उसकी गैसेस, गैसेस और विंड मतलब हवा। फायर माने कि अग्नि। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी यानी कि टोपोग्राफी क्या हो जाएगा, इसे आप टोपोग्राफी ही रहने दें, क्योंकि हिंदी के जो वर्ड है फिर आपको वहां पर उसी तरीका से लिखने पड़ते हैं, तो टोपोग्राफी ही आप इसे लिख लें। सॉइल माने कि मिट्टी, और जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, हाँ ये ऐसे ही लिखना है। आगे देखेंगे आप, फिर आते हैं बायोटिक। बायोटिक में क्या है, ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स का है हरे पौधे, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स भी इसी में आ जाएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन नहीं है वो भी। डिकम्पोजर्स, यानी कि आप डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, अपघटक जिन्हें बोलते हैं, हिंदी में इन्हें बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक, लिखते चलना, अपघटक। फ्रेंड्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ आपको वैसा ही लिख लेना है जैसे कि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको देवनागरी में उसको उसी नाम से लिख लेना है। कारण मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको जो साइंस है, यानी कि साइंस, साइंस एंड टेक, और ये जो बायोलॉजी है ना, और एनवायरनमेंट, ये ऐसे विषय हैं बहुत डायनामिक है। एक तो हिंदी में इनकी कोई रिपोर्ट्स आती नहीं है, हिंदी में इन पर बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च है नहीं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा का अगर मैं बोल रहा हूँ तो 0.1% भी इन पर आपको हिंदी में रिसर्च नहीं मिलेंगी। तो जितना भी पेपर्स निकलते हैं वो सारे के सारे निकलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप उनको इस तरीका से ट्रांसलेट करते हैं तो अगर आप जो पेपर आप लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर एग्जाम की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि शब्द होते हैं, और वो आपको शब्द जो हैं वो उसी तरीका से लिखने होंगे उस एग्जाम के जो भी है। जैसे कि जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी की अपनी एक ग्लॉसरी होगी, यानी कि उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी होगी। ऐसे ही है ज्योग्राफी, उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। एनवायरनमेंट है, उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। तो हर विषय का अपना शब्दकोश होता है, और उसी शब्दकोश के अकॉर्डिंग हम लिख पाते हैं उसकी भाषा। तो अगर हमें ये भाषा को देखना है तो हम कोशिश करेंगे कि जो वर्ड हमें बहुत कठिन लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर रेडिएशन वर्ड है, अब रेडिएशन को क्या कहेंगे, है ना, अगर हिंदी में कोई इसका वर्ड है तो आप इसे कहेंगे क्या, रेडिएशन, तो आप इसे रेडिएशन ही लिखें, क्योंकि देवनागरी में इसे लिख देंगे तो भी चलेगा, और ये पेपर में ज्यादा इंपैक्ट डालेगा एग्जामिनर पे अगर आप इसका हिंदी लिखेंगे तो। इसी तरीका से वाटर है, एक तो आप नॉर्मल है तो आप लिखेंगे फायर है, ये तो हमें पता है, अग्नि से लिख देंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स आप यहाँ पे देखेंगे, इधर पैरासाइट्स, पर हाँ पैरासाइट्स, हाँ परजीवी, सिम्बायोसिस मतलब है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होती है, ठीक है, और इसमें आ जाएंगे एनिमल्स, ठीक है, सिम्बायोन्ट्स, पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स, ये सारे आ जाएंगे। इसी तरीका से आपने अपनी कॉपी में इसे बना लिया होगा। अब आगे हम चलते हैं और देखेंगे, ये हो गया आपका, आगे देखना है अब, और डालना है टॉपिक परिस्थितिकी संगठन के संस्तर। क्या डालेंगे, डालेंगे इसे, ये मैंने बता दिए आपको यहाँ पर, एक सेकेंड, ये हो गया। डालना परिस्थितिकी से डालेंगे एक बार, परिस्थितिकी संगठन के पारिस्थितिकी
पारिस्थितिकी संगठन के संस्तर। लिखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। और इसमें लिखना हम प्रारंभ करेंगे कौन कौन से इसमें है। कोई मेरे पास इमेज है, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। ये है परिस्थितिकी, ये क्या है, परिस्थितिकी, परिस्थितिकी संगठन के संस्तर, यानी कि उनकी जो लेयर्स हैं वो कौन कौन से लेयर्स में बटा हुआ है परिस्थितिकी, वो हम देखने वाले हैं। जैसे इसमें सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल। सबसे पहले क्या है इसमें, देखेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल। फिर उसके बाद में क्या है, पॉपुलेशन। फिर उसके बाद में क्या है, कम्युनिटी। उसके बाद में क्या है, इकोसिस्टम। और उसके बाद में क्या है, बायोम। और सबसे बाद में क्या है, बायोस्फीयर। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आपको पता है कि जो हमारा इकोलॉजी है उसको संस्तर अलग अलग है, उसके लेवल्स, उसकी लेयर्स अलग अलग है। पहली लेयर्स यानी कि सबसे छोटी जो इकाई है वो पूछ सकता है, वो है इंडिविजुअल। यानी कि इकोसिस्टम की सबसे छोटी इकाई है वो है क्या है, इंडिविजुअल। फिर उसके बाद में पॉपुलेशन, उसके बाद में कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। इस तरह ये याद ही रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगा, पॉपुलेशन बनेगा। लेकिन वो इसमें हम बताएंगे क्या है कि जब वो इंटरेक्शन होगा उसे ही पॉपुलेशन कहेंगे। ये इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं पॉपुलेशन है। कम्युनिटी, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं किसी अपनी जरूरत के लिए, तो वहां पे कम्युनिटी हो जाएगी। इकोसिस्टम, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, इकोसिस्टम बता दिया मैंने आपको। पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है पर्यावरण की। और यहां पर आप देखेंगे बायोम आ जाएगा और फिर बायोस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, तो वन वन करके हम देखेंगे। ये वाला जो डायग्राम है आप अपनी कॉपी में इसे बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे जैसे कि मैं आपको बताया है अभी, उसी तरीका से आप बना लेंगे। इस तरीका से ऐसा बोलेंगे, यहां पर करेंगे, इसी तरीका से यहां पर इस तरीका से करेंगे, इस तरीका से करेंगे। और यहां पर इंडिविजुअल लिख लेंगे। इंडिविजुअल मतलब है अकेला, यानी कि व्यक्तिगत, इंडिविजुअल लिख लेंगे। उसके बाद में क्या था, पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद में क्या था, कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद में क्या था, इकोसिस्टम। ठीक है, इको सिस्टम। उसके बाद में क्या था, बायोम। और सबसे बाद में क्या था, बायोस्फीयर। ठीक है, ठीक है, देखना एक बार, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी कि व्यक्तिगत। वैसे मैंने जैसा बताया इंडिविजुअल को आप इंडिविजुअली लिखेंगे अगर आता है तो। वैसे अगर आपको मेंस में आएगा ये प्रश्न तब आपको ये डायग्राम की आवश्यकता होगी, प्रीलिम्स में डायग्राम की आवश्यकता तो नहीं होगी। अगर मेंस आप दे रहे हैं और वहां पर आता है, इससे प्रश्न आता है, तो आपको ये देना होगा। अगर कहीं आपको इस तरीका से स्कोप देती है यूपीएससी लिखने का परिस्थितिकी संगठन संस्तर के विषय में, तो आप ये देंगे, या फिर परिस्थितिकी संगठन के विषय में कुछ भी आप लिखने के लिए आए तब ये बना सकते हैं। तो इसे इंडिविजुअली लिखेंगे। बेशक आप हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन वहां पर आप डायग्राम में इस तरीका से प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। उसके बाद में है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद में है आपका कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद में है इकोसिस्टम, उसके बाद में बायोम, और उसके बाद में है बायोस्फीयर। बायोम को क्या कहेंगे, बायोम ही लिखेंगे। तो ये इस तरीके, इसलिए आप क्या है, इसे इंडिविजुअल लिख करके चलेंगे, इसे पॉपुलेशन ही लिखेंगे, इसको कम्युनिटी लिखेंगे, इसे इकोसिस्टम और बायोम, इस तरीका से आप इसे देवनागरी में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप इसके बाद में आप देखेंगे इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा। इंडिविजुअल में अगर इंडिविजुअल है कोई, जैसे कि कोई मेढक है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, या फिर कोई चिड़िया है, कुछ भी है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल है। ठीक है, उसके बाद में पॉपुलेशन, बहुत सारी जो चिड़ियां हैं या जो मेढक हैं एक साथ आ जाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन बन जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी कब बनेगा, कम्युनिटी बनेगा कि जब वो एक दूसरे पर अपनी जरूरत के लिए निर्भर हो जाएंगे। यानी कि मेढक है, मेढक को खाने के लिए क्या चाहिए, तो उसके जो कीट मकोड़े हैं कुछ वो चाहिए, तो अगर वो भी आ जाएंगे, प्लस
कोई पेड़ पौधे भी आ जाएंगे तो ये कम्युनिटी बन जाएगी, तो ये एक दूसरे पर निर्भर है। वो हमें क्या देगा, पौधा हमें क्या देने वाला है, O2, और हम उसे क्या देंगे, भोजन बनाने के लिए कार्बन CO2 लेगा और O2 वो छोड़ देगा। तो इस तरीका से हम एक दूसरे पर निर्भर बनते हैं। तो कम्युनिटी आपने देखी होंगी, शहरों में बहुत सारी कम्युनिटी बनाई जाती हैं। हाँ, तो वो कम्युनिटी इसी पे है कि यानी कि वो एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं। इकोसिस्टम जो है, यानी कि इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, जैव अजैव घटक दोनों शामिल हो जाएंगे, वो इकोसिस्टम बना लेगा। सिस्टम का ही मतलब क्या होता है, तंत्र, और तंत्र का मतलब होता है जहां दो भिन्न भिन्न प्रकृति की वस्तुएं या बातें या जो तंत्र वो जो जुड़ते हैं, यानी कि दो भिन्न भिन्न, जैसे आपने पढ़ा होगा ना द्विघात समीकरण, समीकरण का मतलब भी क्या होता है, तंत्र होता, पढ़ा है ये समीकरण। हाँ, तो समीकरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको कहीं लिखा है 2x + 3y, इसका मतलब क्या है, यहाँ चर और अचर दोनों आ गए हैं। चर और अचर के मिलने से क्या है समीकरण में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां दो भिन्न भिन्न प्रकृति की वस्तुएं साथ आकर के जुड़ती हैं, वो क्या बनता है, समीकरण, यानी कि तंत्र। अब यहाँ पर तंत्र जुड़ गया, यानी कि जैव और अजैव घटक साथ में आ जाएंगे तो इकोसिस्टम बना देगा, कार्यात्मक इकाई हो जाएगा। और बायोस्फीयर में ये सारे के सारे आपस में शामिल हो जाने वाले हैं, जो कि मैं आगे कराऊंगा। तो अब पहले से आप पहले लिखना प्रारंभ करेंगे व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल। पहला टॉपिक डालेंगे और यहाँ लिखेंगे आप इंडिविजुअल, लिखेंगे कॉपी पेंसिल निकाल करके लिखना शुरू करेंगे। पहला क्या था, इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत। व्यक्तिगत तो क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। हाँ जी, लिखेंगे जीव एक व्यक्तिगत इकाई, लिखना जीव एक व्यक्तिगत इकाई है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए हम प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी एटसेट्रा आप इसमें रख सकते हैं, व्यक्तिगत है। प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया और फंगी, ये सब क्या है, व्यक्तिगत है। हाँ, लिखेंगे दूसरा क्या था, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, लिखेंगे जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लिखेंगे। इसमें जनसंख्या पे लिखेंगे जनसंख्या विशिष्ट समय में किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में रहने वाला एक ही प्रजाति का समूह है। समझ गए, एक ही प्रजाति का समूह। मैंने जैसे आपको बताया कि मेढक है तो मेढक होंगे, और चिड़िया है तो चिड़िया होंगी, मोर है तो मोर होंगे। हाँ ये ध्यान रखना है। उसका थोड़ा एक क्या है, ये एक विशेषता है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीका से जाकर के पूछता है, और फिर हाँ वहां पे सोच रहे यार इस तरीका से तो पढ़ा नहीं, हाँ इसी तरीका से पढ़ना है। हाँ, जनसंख्या विशिष्ट समय में किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में रहने वाला एक प्रजातियों का समूह है, पहला पॉइंट। दूसरा डालेंगे इसी में, A B करके लिख लेना, AB। जनसंख्या संवृद्धि दर दो अलग अलग समय में, जनसंख्या संवृद्धि दर, आप पूछ सकता है इसे संवृद्धि दर क्या है जनसंख्या की। जनसंख्या संवृद्धि दर अलग अलग समय में किसी आबादी में व्यक्तिगत संख्या के बीच, अलग अलग समय में किसी आबादी में व्यक्तिगत संख्या के बीच प्रतिशत भिन्नता है, प्रतिशत भिन्नता है, भिन्नता है, ज्यादा कम हो सकता है, हाँ भिन्नता है। जनसंख्या संवृद्धि दर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है, जो मैंने आपको बताया है। हाँ, तो जनसंख्या समृद्धि दर क्या है, अलग अलग समय में, यानी कि 2 साल पहले और अब, उन दोनों के बीच जनसंख्या में कितना बढ़ा है कितना घटा है, ये क्या है, जनसंख्या समृद्धि दर है। और लिखना जैसे कि बताया की टर्म में लिखना है। बार बार इस बात को मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि यही नोट्स जो आप बना रहे हैं की टर्म के अंदर, ये आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं। एक बार काम करना है, 360 दिन काम करना है, उसके बाद फिर कभी काम नहीं करना है। पूरी यूपीएससी की तैयारी 1 से 2 घंटा की रह जाने वाली है। रिजल्ट एक नहीं, 100% नहीं, 110% होगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। अगर आप मुझे फॉलो करके चलते हैं, गारंटी है जितना मैंने बताया है सारे लेक्चर्स उसी तरीका से फॉलो करते, रिजल्ट होगा, होकर के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। ओके, हाँ लिखेंगे सी पॉइंट, लिखेंगे इसी का सी पॉइंट लिखेंगे। याद रखना है, ये मैं बार बार मैं कहीं और कहीं लिखाऊंगा तो उस पर मैं आपको इसका हाँ रेफरेंस दूंगा। जनसंख्या का बढ़ना उनके जन्म और प्रवासन पर निर्भर करता है, जनसंख्या का बढ़ना उनके जन्म और प्रवासन पर निर्भर करता है।
परंतु इनकी संवृद्धि दर जैविक और अजैविक घटकों पर अधिक निर्भर करती है। जबकि इनकी संवृद्धि दर जैविक अजैविक घटकों पर अधिक निर्भर करती है। जी, दोनों में याद रखना, समृद्धि दर जैविक अजैविक घटकों पर निर्भर करती है और जनसंख्या का जो बढ़ना है उनके जन्म और प्रवासन पर निर्भर करता है। जी, यानी कि वो हो सकता है कि माइग्रेट कर जाएं, हो सकता है वो इमिग्रेट कर जाएं। समझ रहे हैं ना दोनों बातों को आप। अगर इसी किसी क्षेत्र में कुछ संख्या यहाँ पे है, 100 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सपोज करो मैं मानता हूँ, या 100 कुछ भी लोग हैं, या कोई भी कीट है या कुछ भी, जैसा आप मानना है, हो सकता है कि बाहर से कुछ यहाँ आ जाए और ये 200 हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ चले जाएं और यहाँ 50 ही रह जाएं। तो ये दोनों बातें हैं कि जनसंख्या जो है वो निर्भर इस बात पर नहीं करती कि उनका जो जैविक अजैविक घटक क्या है, बल्कि इनका जो बढ़ना घटना है ये इस बात पर निर्भर है कि वहाँ माइग्रेशन हो रहा है या इमिग्रेशन हो रहा है। ये दोनों बात, यानी कि वहाँ से प्रवासन हो रहा है या अंतरण हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो समृद्धि दर है ये उनके जैविक अजैविक घटकों पर निर्भर करती है। दोनों में डिफरेंस है, पूछ सकता है, एक एक बात को ध्यान से सुन करके चलना है। ठीक है, हाँ लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या है? समुदाय, कम्युनिटी। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? समुदाय, कम्युनिटी। इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी। लिखेंगे कम्युनिटी। ज्यादातर उदाहरणों में लिखना, ज्यादातर उदाहरणों में समुदायों के प्रमुख पौधों के रूप में या प्रजातियों के नाम पर रखा गया है। ज्यादातर उदाहरणों में, यानी कि ज्यादातर आप उदाहरण देखेंगे तो समुदायों के जो नाम है या तो पौधों के नाम पर या प्रजातियों के नाम पर रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? कि जहां जो पौधा डोमिनेट करता है उसका नाम, उसी समुदाय का नाम उस पर रख दिया। या आपने देखा भी होगा कि जो डोमिनेंस है, हम नेचुरल जस्टिस के अंदर हम बात करते हैं, तो जो भी प्रजाति जहां पर डोमिनेंस करती है वो जो समुदाय है उसी के रूप में जाना जाएगा। हाँ, बहुसंख्यक और ताकत के आधार पर, हाँ सेम यही है। तो जो भी समुदाय, यानी कि अगर पौधे किसी क्षेत्र में डोमिनेट करते हैं तो वो जो कम्युनिटी है वहां पर जो कम्युनिटी बनती है उसी नाम पर उसका रख दिया जाएगा। अगर कोई एनिमल वहां पर रहते हैं तो जो भी एनिमल वहां पर डोमिनेट करता है, यानी कि अपना प्रभुत्व रखता है, उसी के नाम पर उसका जो है नाम रख दिया जाएगा। ये है, लिखेंगे नाम पर रखा गया है। समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं, समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं। हाँ, दूसरा लिखना इसमें बी पॉइंट करके, ये हो गया, बी पॉइंट करके लिखना है इसमें। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए एक घास के मैदान लिखना। उदाहरण के लिए एक घास के मैदान, एक घास के मैदान में घास समुदाय में प्रमुख है। एक घास के मैदान में घास समुदाय के रूप में प्रमुख है, जबकि इसमें और भी अधिक, इसमें और भी अन्य पेड़ पौधे हो सकते हैं, और पेड़ पौधे जानवर कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर घास का मैदान है तो उसका जो नाम है उसी नाम पर रखा जाएगा। बेशक वहां पर और भी प्रजाति हो, लेकिन जो डोमिनेट करेगा उसी नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। हाँ, अब लिखेंगे समुदाय का संगठन। इसी में नीचे लिख देंगे समुदाय होगा, इसका संगठन कैसा, नहीं बनता कैसे है ये, इसी के अंदर लिखेंगे। आपको स्टार बना लेंगे या नोट करके लिखेंगे। समुदाय का संगठन, समुदाय का संगठन लिखेंगे। इसमें मतलब सारा मिलकर कैसे बनता है, जुड़ते कैसे हैं, वो संगठन कैसे लिखना। एक समुदाय में प्रजातियों की संख्या और उनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। एक समुदाय में प्रजातियों की संख्या और उनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। एक समुदाय में अनेक प्रजातियां हो सकती हैं। एक समुदाय में अनेक प्रजातियां हो सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना, अलग अलग प्रजाति के, यानी कि वहां पर चिड़िया भी हो सकती हैं, वहां हाथी भी हो सकते हैं, वहां चींटी भी हो सकती हैं, वहां वृक्ष भी हो सकते हैं, वहां घास भी हो सकती है, सारे हो सकते हैं। आप समझ गए, इसका एकदम बारीकाई से समझा रहा हूँ, इससे डेप्थ में जाकर के कोई नहीं बताएगा, तो आप इसे ऐसे ही लेंगे। पर्यावरणीय कारक लिख देंगे। पर्यावरणीय कारक इसकी विशेषता को निर्धारित करते हैं। पर्यावरणीय कारक इसकी विशेषता को निर्धारित करते हैं तथा इसकी पद्धति का भी निर्धारण करते हैं, तथा इसकी पद्धति का भी निर्धारण करते हैं। पर्यावरणीय कारक आप समझ रहे कि हो सकता है कि वो टुंड्रा हो सकता है वो सवाना हो, तो ये दोनों में अंतर है, क्योंकि उधर ठंड है टुंड्रा और सवाना
क्या है, गर्मी है। तो इस तरीका से दोनों को, एक घास डोमिनेट है, एक में क्या है, तो पर्यावरणीय कारक इसकी विशेषता को निर्धारित करते हैं। तो जो भी संगठन है उसकी जो पर्यावरण है उसकी विशेषता को निर्धारित करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। लिखेंगे समुदाय के प्रकार, इसी में लिखेंगे समुदाय के प्रकार, समुदाय के प्रकार लिखेंगे। समुदाय, टाइप ऑफ कम्युनिटी, समुदाय लिखना, समुदाय के प्रकार। सापेक्षिक स्वतंत्रता की, सापेक्षिक स्वतंत्रता की डिग्री, सापेक्षिक स्वतंत्रता की कितनी मात्रा है, यानी मात्रा या डिग्री, और आकार के आधार पर, सापेक्षिक स्वतंत्रता और उसके आकार के आधार पर समुदाय को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। तो देखते होंगे ना आप, समाज में भी देखते होंगे कि ये माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी है। तो उसी तरीका से माइनॉरिटी यानी कि प्रमुख समुदाय और अल्प समुदाय या लघु समुदाय, कोई सा भी लिख लेना, प्रमुख समुदाय या लघु समुदाय। पहले में लिखेंगे, प्रमुख समुदाय के अंदर डालेंगे, लिखेंगे, आपने ये लिखा होगा प्रमुख समुदाय, यह अत्यधिक बड़े, ये अत्यधिक बड़े संगठित हो, ये अत्यधिक बड़े होते हैं, संगठित होते हैं, बड़े होते हैं, संगठित होते हैं, और सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, और सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। हाँ, सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। सूर्य ताप से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सूर्य ताप से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पाया जाना, उदाहरण के लिए उत्तर पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पाया जाना, ये समझ गए। हाँ, अब लिखेंगे लघु यानी कि माइनर कम्युनिटी, लघु समुदाय, लघु समुदाय यानी माइनर कम्युनिटी लिखेंगे। यह आपने लिखना, ये अपने आसपास के समुदायों पर अत्यधिक निर्भर करते हैं, ये अपने आसपास के समुदायों पर अधिक निर्भर करते हैं, तथा यह उन्हीं से ऊर्जा व खनिज का ग्रहण करते हैं, यह उन्हीं से ऊर्जा और खनिज को ग्रहण करते हैं, जैसे कि कवक, जैसे कि कवक, उदाहरण के लिए आप डाल देना है कवक। ठीक है, आप समझ गए। यानी कि यहां बताया गया जैसे कि आपको पेड़ है, पेड़ किससे ऊर्जा ग्रहण करेगा, सूर्य से, सीधी सी बात है। हाँ, तो पेड़ पौधे जो भी हैं जो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है, हो जाएंगे मेजर कम्युनिटी हो जाएंगे। और माइनर कम्युनिटी वे हैं जो किसी अन्य पर अपनी, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य भी क्या है, अपने जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर है। हाँ, तो ये अपने आसपास के मनुष्य भी क्या है कि दूसरे जो अपने आसपास के जीव हैं, अजीव घटक हैं, जैसे पानी के लिए अगर प्यास के लिए वो पानी पर निर्भर है, खाने के लिए वो अन्य अन्य पौधे, पेड़ पौधों, जीवों पर निर्भर है, इसलिए ये माइनर यानी कि लघु समुदाय के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे। हाँ, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र लिखा दिया, उस तो मैंने लिखा दिया आपको पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र मैं आप लिखा चुका हूं। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, ये मैं आपको लिखा चुका हूं। अब आप लिखेंगे के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इसमें टॉपिक डाल लेंगे, इसमें जहां आपने ऐसा लिखा था उसी के अंदर आपको इस तरीका से बना करके लिख लेना है, एरो बना लेना है और लिखना है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र के घटक।
ये घटक। और इसमें पहला लिखना है अजैव घटक। आपको पता है दो घटक होते हैं, जैव और अजैव। पहले लिखेंगे अजैव घटक, पहला लिखेंगे अजैव घटक। अजैव घटक लिखेंगे इसमें और लिखना प्रारंभ करेंगे। अजैव घटक में पहला पॉइंट लिखेंगे आप, अजैव घटक विश्व के अकार्बनिक और गैर जीवित भाग हैं। अकार्बनिक और गैर जीवित भाग हैं अजैव घटक के, लिखेंगे ये विश्व के अकार्बनिक और गैर जीवित भाग हैं। दूसरा लिखेंगे ABC करके लिख लेना इसमें। अजैविक घटक में मिट्टी, पानी, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, मिट्टी, पानी, वायु, प्रकाश आदि आदि आता है। तीसरा लिखेंगे इसी में, तीसरा लिखेंगे इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी रसायन और भौतिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि जैसी रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, जंगल की आग, जलवायु आदि आदि सब शामिल है। इसमें सब शामिल है, समझ गए? हाँ, अजैव घटक में जो पीछे टेबल लिखा है उसी से है ये, ठीक है। अजैविक घटक उसके वातावरण में, लिखना अजैविक घटक उसके वातावरण में एक जीव कहाँ और कितनी अच्छी तरह से मौजूद है, इसका पता लगाने वाले सबसे अधिक निर्धारित कारक हैं। ये याद रख लेना, अजैविक घटक से पता चल जाएगा कि एक जीवित जीव कहाँ और कितनी अच्छी तरीके से मौजूद है। ये पता लगाने में अगर कोई एक कारक है तो वो है अजैव कारक, है ना। हाँ, अजैव कारक। अगर कहीं बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वहां कितनी पॉपुलेशन रह रही होगी और किस तरीका की पॉपुलेशन रह रही होगी। अगर कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप क्या पता नहीं लगा पाएंगे कि हम किस प्रकार की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब मैं सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेंस में बोल रहा हूँ, जो एनवायरमेंट के सेंस में, इकोलॉजी के सेंस में आपको बात कर रहा हूँ। तो वहाँ किसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। हाँ, अगर कहीं वाटर है तो वहाँ किसकी पॉपुलेशन होगी, अगर कहीं बहुत गर्मी है तो वहाँ किसकी पॉपुलेशन, मनुष्य की पॉपुलेशन कितनी होगी, अन्य और जीवों की पॉपुलेशन। तो कह रहा है कि ये जो अजैव घटक है ये कारक है ये बताने का, ये निर्धारित करने का कि वहां पर एक जीवित जीव किस तरीका से रह रहा है, कितनी पॉपुलेशन है, ये सब कुछ अंदाजा इससे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका डी लिखना, डी पॉइंट लिखेंगे। हालांकि ये कारक एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, हालांकि ये कारक एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, लेकिन एक क्रिया करते हैं, लेकिन एकल कारक भी जीव की सीमा को सीमित कर सकता है। लेकिन एकल, एक ही कारण ऐसा हो सकता है, एक भी कारण आप लिख सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, कई कारण हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं। लेकिन अगर एक कारण, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मनुष्य जो है वो सूर्य ताप भी चाहिए, उसे उसे ऑक्सीजन भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, उसे सर्दी भी चाहिए, उसे गर्मी भी चाहिए, सब चाहिए ना उसे। लेकिन वो कह रहा है कि ये सब तो कारक है जो उसका निर्धारित करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब होता है तो उसकी सीमा निर्धारित करने के लिए काफी है। उदाहरण के लिए अगर गर्मी बढ़ती जाती है तो हो सकता है कि आप जहां रह रहे हैं अगर वहां गर्मी बढ़ती जाती है तो आप वहां से पलायन कर जाएं, तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, वहां की जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि वो रहने के लिए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कारक हैं इसके, लेकिन एक कारक भी अगर डिस्टर्ब होता है तो वो वहां आपकी सीमा को सीमित करने के लिए काफी है। समझ गए आप? हाँ, यही है। अब लिखेंगे जैव अजैव घटक के, इसमें अजैव घटक कौन कौन से हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अजैव घटक में आप लिखेंगे कौन कौन से हैं इसमें, ऊर्जा है, वर्षा, तापमान, वायुमंडल। हाँ, वर्षा जैसे लिखेंगे वर्षा, ऊर्जा, तापमान, वायुमंडल, जीव विकास स्तर, ठीक है, आधार सामग्री पदार्थ, अक्षांश और तंगुता, अक्षांश और तंगुता, ये सारे हैं, ये सारे हैं अजैव घटक हैं ये। हाँ, ऊर्जा, वर्षा, तापमान लिखेंगे अजैव घटक के उदाहरण में, आप यहाँ पर लिख लेंगे कौन कौन से अजैव घटक के उदाहरण है। लिखेंगे ऊर्जा, वर्षा, तापमान और भी बहुत सारे, ये सब लिख लेंगे, तापमान, वायुमंडल, जीव विकास स्तर, क्योंकि मैं इनकी डेफिनेशन लिखाने वाला हूँ इसलिए लिखा रहा हूँ इसे। हाँ हाँ, आधार सामग्री, अक्षांश और तंगुता, ये सारे हैं अजैव घटक। अब पहला इसमें डाल लेंगे ऊर्जा, पहला मैंने क्या लिखाया, ऊर्जा। अब आप इसके अंदर डाल करके लिखेंगे पहला कारक ऊर्जा। ऊर्जा होती क्या है एक बार देखते हैं, देखेंगे
इसका प्रमुख स्रोत सूर्य ताप है, ऊर्जा। इसका लिखेंगे, इसका प्रमुख स्रोत कौन है, प्राइमरी सोर्स कौन है, ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स कौन है, सूर्य ताप, यानी कि सूर्य है। हाँ, यह प्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, यह प्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, कि जो मैंने आपको भी बता दिया है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। हाँ, ये पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और जीवों द्वारा इन्हें पौधों या जीवों से प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है। अब सपोज करो कि भाई ऊर्जा है, ये सूर्य है, सूर्य भगवान है, ये इन्होंने ऊर्जा, आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पर कोई भी एक वृक्ष है ना, ये कोई वृक्ष है, यहाँ पर ये जो वृक्ष है, यहाँ से आने वाले जो फोटोन है उनसे ये क्या करेंगे, ये ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। और ऊर्जा ग्रहण कर रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको फोटोसिंथेसिस क्या है। तो ये प्रक्रिया हो रही है, तो इससे क्या है कि ये सूर्य से ऊर्जा इसने ग्रहण की। अब इस पेड़ को क्या करेगा, कोई एनिमल अगर खाता है, कोई भी एनिमल खाता है, तो इसका कुछ भाग, यानी कि 10% का एक रूल है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो ये 10% ऊर्जा इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी उसके द्वारा। तो ये सूर्य से डायरेक्ट नहीं लिया उसने, हाँ, तो बल्कि किसके द्वारा लिया, पेड़ से जो ऊर्जा सूर्य ने लिया, सूर्य से जो ऊर्जा पेड़ ने लिया है, और उसी ऊर्जा को कोई जो जीव है इस पौधे को जो खा रहा है वो प्राप्त कर लेगा। हाँ, बस यही है। तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि जो सूर्य है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो पौधे इनसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के तहत ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वे ऊर्जा पौधे हमें ट्रांसफर करते हैं जब हम उनका अवशोषण करते हैं या हम उनको खाते हैं तब। ठीक है, अब लिखेंगे अगला वर्षा, दूसरा कंपोनेंट है वर्षा, दूसरा लिखेंगे वर्षा, लिखेंगे वर्षा। जल सभी जीवों के लिए सबसे प्रमुख घटक है, जल लिखेंगे, जल सभी जीवों के लिए सबसे प्रमुख घटक है। अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जल के माध्यम से होती हैं, अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जल के माध्यम से होती है। आपको पता होगा कि अगर कोई भी, सपोज करो यहाँ पर कोई भी पदार्थ है और वो रखा हुआ, अगर आप उसके पानी डालेंगे उस पर, तो यहाँ पर क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो जो जल है वो रासायनिक प्रक्रिया को प्रारंभ करने का एक माध्यम होता है। लिखेंगे जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, लिखेंगे जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। जल निकाय, लिखना जल निकाय कई जलीय पौधों और जानवरों के लिए निवास स्थान होता है। अब आपको पता चल गया होगा, तो जल जो है उसका जो मूल सोर्स मानते हैं वो वर्षा है। और वर्षा से आपको पता है, बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है, शुद्धतम जल का प्रकार क्या है, तो वो है वर्षा जल। पढ़ा है, ये पढ़ा है, हाँ, नहीं पढ़ा तो ये सब पढ़ा दूंगा। देखो यहाँ पे, तो जल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं, इनका अपना ही एक बायोम है, मैं आगे इसे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मछली भी इसके अंदर होती है, छोटे छोटे और जीव होते हैं, ये सब। ठीक है, लिखेंगे, हाँ लिखेंगे तापमान, आगे लिखेंगे तापमान, तापमान, टेम्परेचर। हाँ, जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाला अत्यधिक प्रमुख कारक है, लिखना यह जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाला अत्यधिक प्रमुख कारक है, क्योंकि जीवों के तापमान सहन करने की एक निश्चित सीमा होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर कहीं पे 50-55% टेम्परेचर हो जाता है तो हम उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर 60 डिग्री टेम्परेचर पे तो एसी भी काम करना बंद कर देगा, तो तब तो छोड़ोगे ना। हाँ, तो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो लिखना है यह जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि जीवों के तापमान सहन करने की एक निश्चित सीमा होती है, इसी कारण। हाँ, लिखेंगे वायुमंडल, नेक्स्ट में लिखेंगे वायुमंडल, वायुमंडल। पृथ्वी के वातावरण को संगठित करने के लिए, लिखेंगे पृथ्वी के वातावरण को संगठित करने के लिए यह एक प्रमुख कारक है, यह एक प्रमुख कारक है, एवं स्वस्थ जीवमंडल के लिए यह अति आवश्यक है। अतः स्वस्थ जीवमंडल के लिए यह एक प्रमुख कारक है, पृथ्वी के वातावरण को संगठित करने के लिए एक प्रमुख कारक है, और स्वस्थ जीवमंडल को, हाँ, स्वस्थ जीवमंडल के लिए एक प्रमुख या आवश्यक तत्व है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं वायुमंडल। लिखेंगे
जीव का विकास स्तर, इसी में एक पॉइंट था ना वो जय अजय में ही, जीव का विकास स्तर, जीव का विकास स्तर, विकास स्तर और या आधार लिखेंगे इसमें। भूमि मिट्टी से ढकी हुई है, भूमि किससे ढकी हुई है, मिट्टी से ढकी हुई है, और इसमें विभिन्न प्रकार के रोगाणु, प्रोटोजोआ, कवक और छोटे जानवर पनपते हैं, और छोटे जानवर पनपते हैं, छोटे जानवर पनपते हैं। यही है बस इसका जीव आधार। आधार क्या है उसका, भूमि जो मिट्टी से ढकी हुई है, और इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे जीव रहते हैं मिट्टी के अंदर। आप खोद के देखेंगे थोड़ा सा मिट्टी, तो आपको छोटे छोटे से जीव दिखाई पड़ेंगे, हाँ नेक्ड आई से भी दिखाई पड़ेंगे या, ठीक है हाँ। अब लिखेंगे पदार्थ या सामग्री, ये सब अजैव घटक है, मैं इन्हें आपको बता रहा हूँ एकदम परिभाषित करके। हाँ, सामग्री, सामग्री या पदार्थ कुछ भी लिख सकते हैं, लिखेंगे पदार्थ, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे पहला लिखेंगे कार्बनिक पदार्थ, ए या बी करके लिख लेना है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। और इसमें लिखेंगे आप कार्बनिक पदार्थ के अंदर कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि से मिलकर बने हैं। कार्बनिक पदार्थ में लिखेंगे कार्बनिक यौगिक जैसे, कार्बनिक पदार्थ में लिखेंगे कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बने। ये सारा मैं कराने वाला हूँ, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है, लिपिड क्या है। अभी आप सिर्फ इतना रखें, क्योंकि अगर मैं यहीं पे एक पिटारा खोल दूंगा तो पूरा का पूरा 24 घंटा भी लेक्चर खत्म नहीं होने वाला। तो इसलिए बेबी स्टेप लेकर के चल रहे हैं, और धीरे धीरे से आप देखेंगे कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, छोटी से छोटी बातें भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, सब कुछ कराऊंगा। बस पेशेंस बना करके रखना है, फेथ रखना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है कि ये चैनल आपको सपोर्ट करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और आप किसी को भी जानते हैं तो उन सभी बंदों को जाकर के इसे सब्सक्राइब कराना आपकी ड्यूटी है ना। हाँ, मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने जो मित्र हैं और उनको साथ ये शेयर करें, और उनके साथ बैठ करके ग्रुप में तैयारी करें। हो सकता है कि आगे चल करके कोई ग्रुप बनाए और वहाँ पर हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको जोड़ करके एक हेल्दी डिस्कशन वहाँ पे मैं कराऊं कि भाई आप मिल करके कॉपी चेक कर, एक अपनी आंसर कॉपी लिखें, उस ग्रुप में डालें, एक दूसरे की कॉपी चेक करने का प्रयास करें। जो सीनियर बंदे हैं वो उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वो भी इसे चेक करेंगे, हम भी अपनी ओर से जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करेंगे। तो आने वाले समय में मैं देखूंगा ये सारा प्रोग्राम, लेकिन अभी फिलहाल आप लिखिए अकार्बनिक पदार्थ। अब लिखना है अकार्बनिक पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ लिखेंगे। एक कार्बनिक यौगिक जैसे पानी, सल्फर, नाइट्रस, नाइट्रोजन लिखना, नाइट्रोजन, फॉस्फेट आदि आदि, ये सभी क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ। लिपिड, देखो अभी लिख लो थोड़ा सा, लिपिड क्या है ये पूछ रहे हैं, लिपिड क्या है, लिपिड लिखना। लिपिड कार्बनिक यौगिक होते हैं, लिपिड कार्बनिक यौगिक होते हैं, लिखेंगे इसे भी थोड़ा सा बना करके नीचे लिख लेना। लिपिड लिखना, लिपिड कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, जो जीवित कोशिकाओं की संरचना और कार्य के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं, जो जीवित कोशिकाओं की संरचना और कार्य के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। जी लिखना, प्रोटीन भी लिख लेना एक बार। प्रोटीन, प्रोटीन जटिल अणु होते हैं, प्रोटीन जटिल अणु होते हैं, वे शरीर की संरचना, कार्य और नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, हाँ बॉडी बनाने के लिए जो खाते हैं सही है। प्रोटीन जटिल अणु होते हैं, वे शरीर की संरचना, वो संरचना ही बनाते हैं ना, वो मसल्स वगैरह बनाने के लिए जो जिम जाते हैं लोग, उन्हें जाते ही पहले ही दिन जो जिम ऑनर होता है और जो जो प्रैक्टिस कराता है वो लिख देता है भाई ये वाला डब्बा खरीद लेना, तो कल से ही आप ऐसे लगेंगे जैसे फोटो में दिख रहा है ना आपको। हाँ, वहाँ पर कोई भी एक फोटो लगा देंगे जो भी, हाँ जो ओलम्पाइड, हाँ जो ओलंपिया जीता हुआ है उसकी फोटो लगा देंगे, कहेंगे ऐसा हो जाएगा आप 1 महीना में, तो 10-15 हज़ार का उसे चपेट देंगे इसे।
हाँ, प्रोटीन जटिल अणु होते हैं, वे शरीर की संरचना, कार्य और नियमन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब लिखेंगे लास्ट है अक्षांश और तंगुता। कि जो भी आप डाल रहे थे उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीका से बना लेंगे। अक्षांश ये भी क्या है, अजैविक घटक का एक कारक है। अक्षांश एवं तंगुता, अक्षांश एवं तुंगता लिखेंगे। किसी क्षेत्र के तापमान पर अक्षांश का एक सशक्त प्रभाव होता है। अब याद आ गया जो मैंने सबसे पहला लेक्चर क्यों कराया आपको। सबसे पहला लेक्चर आप ज्योग्राफी का देखेंगे तो वहां मैंने आपको बताया अक्षांश क्या है, यानी कि लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, बताया वहां पे। हाँ, इसीलिए मैंने कराया कि मुझे पता है वो बेसिक है। और अब ये देखो यहाँ पे आ गया अक्षांश और तंगुता। तो अक्षांश जो है लिखना, किसी क्षेत्र के तापमान पर अक्षांश का एक सशक्त प्रभाव होता है। हाँ, अक्षांश का एक सशक्त प्रभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन होता है। जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन होता है, जैसे कि ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण, ये सारे आते हैं ना। हाँ, वो कराएंगे। समशीतोष्ण, ये जलवायु विभिन्न प्राकृतिक बायोम को निर्धारित करती हैं। ये जो बायोम पढ़ाने वाला हूँ, अब इसीलिए मैंने वो कराया था ताकि आप बेसिक्स तो समझें। अगर मैं वो ना कराता तो अभी आप कहते कि अक्षांश क्या है, तो आती है ना दिमाग में। जैसे अभी ये आया कि लिपिड्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है। हाँ, लिखना। हाँ, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण, ये जलवायु विभिन्न प्राकृतिक बायोम को निर्धारित करती हैं। लिखेंगे समुद्र, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इसी का ABC करके लिखना है। हाँ, समुद्र तल से लेकर उच्चतम चोटियां, समुद्र तल से लेकर उच्चतम चोटियों तक वन्य जीवन वन्य जीवन वन्य जीवन ऊंचाई से प्रभावित होता है। जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा ठंडी और शुष्क होती जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है। हाँ, मॉइस्चर कम हो जाता है और उनके अनुसार वन्य जीवन प्रभावित होता है। क्योंकि जैसे हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर पहले गिरेगा, ट्रोपोस्फेयर तक टेम्परेचर गिरेगा। हाँ, उसके बाद में फिर वो बढ़ेगा। तो मैं वो बाद में कराने वाला हूँ, अभी आप इतना समझे कि ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो मॉइस्चर है वो भी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। और जो स्कैटर है, यानी कि जैसा हमारा अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जहाँ बैठे हैं वह वायु है, घनी वायु जिसे हम बोलते हैं। और ऊपर जाने पर वो क्या हो जाएगी, इसके जो ऑक्सीजन के अणु है वो दूर दूर हो जाएंगे। इसका मतलब है ऑक्सीजन कम हो जाएगी। हाँ, ये सारे आएंगे और जिससे वन जो है वो प्रभावित होते हैं। इसीलिए जब ऊंचाई पर जाते हैं तो जो वन है उनकी संख्या आपको कम होती हुई चली जाएगी। आगे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखना है, दूसरा पॉइंट था इसके अंदर जैव घटक। क्या है? जैव घटक। जैव घटक, अजैव घटक यहां पर खत्म होते हैं, इसे लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट लिखेंगे इसमें। बायोटिक कंपोनेंट में लिखेंगे जैविक घटकों में जीवित जीव लिखना, जैविक घटकों में जैविक लिखना, यहाँ पे एक ऐसा करके लिख लेना ABC। जैविक घटकों में जीवित जीव शामिल हैं, जैविक घटकों में जीवित जीव शामिल हैं, जिनमें पौधे, जानवर और रोगाणु आदि भी शामिल हैं, आदि भी शामिल हैं। इनको उत्पादक और उपभोक्ताओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। इनको उत्पादक और उपभोक्ताओं के आधार पर, उत्पादक आप जानते हैं प्रोड्यूसर और उपभोक्ता कंज्यूमर, यानी कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन उसे कंज्यूम कर रहा है, इसके आधार पर बांटा जाता है। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे प्राथमिक उपभोग उत्पादक कौन है, सेकेंडरी उत्पादक कौन है ना, टर्सरी कौन है, इस तरीका से हम देखेंगे। पहला आप लिखेंगे इसमें, पहला आप लिखेंगे इसमें प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक यानी कि प्राइमरी। और इन्हें दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। दूसरा नाम प्राथमिक उत्पादक को क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स या फिर सेल्फ नर्सिंग, सेल्फ नर्सिंग, सेल्फ नर्सिंग, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर
या ऑटोट्रॉफ्स या फिर सेल्फ नर्सिंग, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हो सकते हैं, आप बताना मुझे एक बार, बोलना। पौधे, हो सकता, हाँ ये है, सही है। लिखना, पहला इसमें पॉइंट डालकर लिखेंगे आप, ABC करके लिख लेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे। प्राथमिक उत्पादक मूल रूप से हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते, मूल रूप से हरे पौधे होते, लेकिन इसमें कुछ बैक्टीरिया और शैवाल, जैसे कि अभी पेपर में देखा ना, कुछ कुछ वाले आते हैं, हाँ, तो वहां पर अगर आपसे दे देता है कि जो प्राथमिक प्रोड्यूसर है मूल रूप से पौधे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, और फिर आपसे नीचे कहेगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल ऑफ द अबव, तो सारे के सारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। यानी कि मूल रूप से हरे पौधे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ शैवाल भी होते हैं, समझ गए। हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें करके लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें करके लिखेंगे, ये स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, ये स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन उत्पन्न करते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, हाँ, यानी कि कैसे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिसे सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में, जिससे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, और इस प्रकाश संश्लेषण में ही अपना भोजन वो तैयार कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स, सेल्फ नर्सिंग या फिर प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। संश्लेषण भी होता है, देखना। अब ये जो संश्लेषण की जो है, इसे बोलते हैं सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसे, सिंथेसिस। समझ रहे हैं ना, देखो बहुत बारीकाई से समझना, साइंस प्रैक्टिकल विषय है और ये उनकी ब्रांच है। मैं ऐसा मानता हूं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और साइंस ये एक ही पिता की संतान है, इन्हें हमें एक ही तरीका से लेकर के चलना है। और जो और विषय है जिसमें इनकी भी संतान, जैसे कि आप देखे होंगे साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी, ये सब इन्हीं के आसपास के ये विषय हैं, बहुत डायनामिक विषय हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यूपीएससी के बड़े फेवरेट रहने वाले हैं, आज भी ये फेवरेट है। अगर आप एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को मिला लें, दोनों सब्जेक्ट को, तो 1/4 से ज़्यादा हिस्सा, यानी कि 30 प्रश्न से ज़्यादा आते हैं। अभी के प्रश्न पत्र को आप उठा लेना, या फिर जब से भी यूपीएससी ने 2011 के बाद में चेंज किया था ना, प्रीलिम्स का सिलेबस जब से चेंज किया है, 30 प्लस प्रश्न, 30 से 35 प्रश्न आपको आते हैं, किससे, एनवायरमेंट, किससे, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी से 30 से 35 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और मेंस के अंदर भी इनका एक अच्छा खासा वेटेज है। हाँ, तो ये दोनों हो गए, और अगर इनके और बहन भाई लगाते हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, साइंस, इन्हें भी जोड़ लेते हैं, तो ये तीनों और भी जो मिलकर के 40 से 45 प्रश्न इनसे आते हैं। मजे की बात और भी एक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये ऐसे पार्ट है कि यहां पर एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। आप प्रश्न पत्र आपने देखा होगा, अभी प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद में आप अभी बैठ करके आप उसे देखना कि जितने प्रश्न आए थे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और साइंस के, उनका परसेंटेज आप निकालना, और जो अन्य विषय थे जिसमें आपको हिस्ट्री में आप देखेंगे कि हिस्ट्री तो कहने का है, बाकी उसमें आर्ट एंड कल्चर, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री, ये सारी शामिल है उसके अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारी शामिल है। ऊपर से आप उसमें देखेंगे जो आपकी पॉलिटी है, जो आपका गवर्नेंस है, उनसे भी प्रश्न आए थे। अब आप उन्हें मिला करके देखना और इनके साथ देखना, इनकी एक्यूरेसी 60% से ज़्यादा होती है। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ 60% से ज़्यादा है। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इनकी बात आप करेंगे तो वहां आपको जो है 33 या 40 के करीब ही आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी मिलेगी। इसलिए मित्रों मैं आपसे यही कह रहा हूं, तो ये आपको एनवायरमेंट, ज्योग्राफी
और जो इनके भाई बहन और हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, ये मत समझना मैं साइंस एंड टेक कर रहा हूं तो वो इनके साथ नहीं है, इनका एक ही स्वाद है सबका। हाँ, ये थोड़े थोड़े से नाम अलग है लेकिन मैं इन्हें इंटीग्रेटेड करके ही पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपने ये कर लिया तो प्रीलिम्स में आपको कोई रोकने वाला है नहीं, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये शुरू किया है। कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो पॉलिटी है वो आपको पता है हर एक आदमी जैसा कोई भी काम नहीं है वो पॉलिटी पढ़ा रहा। भाई पॉलिटी मैं भी पढ़ाऊंगा लेकिन वो अलग तरीका से पढ़ाने वाला हूँ, वैसा नहीं पढ़ाना। एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं, जो आपका लक्ष्मीकांत है उससे प्रश्न आते हैं, लेकिन 15 से 20% प्रश्न उससे आ रहे हैं। यदि पॉलिटी से सिर्फ पॉलिटी वाले एरिया की हम बात करते हैं, 100% मान के हम चलते हैं, तो उसमें से 20% डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं, बाकी 80% प्रश्न हैं वो एप्लीकेशन बेस आ रहे हैं, उनकी कहीं जिक्र है नहीं, तो मैं उन्हें भी कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपका प्रीलिम्स का जुगाड़ कर रहा हूं कि आप प्रीलिम्स पास करें। इतने टाइम तक आपके पास एक अच्छा खासा समय रहेगा, इनका रिवीजन होता रहेगा, इसलिए मैं ये आपको करा करके चल रहा हूं। आप उसी तरीका से ये करके चलेंगे तो हम पहले प्रीलिम्स का जो 40-45 प्रश्न को हम बात करते हैं वो यहां पर पहले हो जाए, इसके बाद में प्रीलिम्स आपका कोई रोक नहीं रहा है, तो ये मैं करके चल रहा हूं। तो एनवायरनमेंट कर रहे हैं, ज्योग्राफी को पूरी करेंगे, और पहले मैं एक एक यूनिट तो सबका कराऊंगा। अभी जैसे एक यूनिट पूरा करूंगा मैं एनवायरनमेंट का, एक यूनिट मैंने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का पूरा किया, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक यूनिट पूरा करूंगा, फिर उसी तरीका से पॉलिटी का एक यूनिट पूरा करना है, उसी के साथ में आपका सोसाइटी जो है, सोशल जस्टिस और जो आपका सोशल इश्यूज उसको पूरा करना है। इस तरीका से करके फिर एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और पूरा कर देंगे। उसे पूरा खत्म करने के बाद में फिर दूसरा एक यूनिट उठाएंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि सर पढ़ाने कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, किस विषय का कितना समझ है, और हमें इनके साथ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये डिसीजन लेने में आपको मदद मिलने वाली है। ओके, तो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी हम यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, और साइंस एंड टेक इनके जो भाई बहन है उन्हें लेकर के हम चलेंगे, ये सब कराएंगे और आपका जो प्रीलिम्स है वो हो जाने वाला है। तो मैं आपको समझा रहा था कि सिंथेसिस क्या है, बड़े ही डेप्थ में जाकर के हमें ये पढ़ने हैं विषय, प्रैक्टिकल विषय है, उसी तरीका से सोचने का और ग्रहण करने का प्रयास करना है। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब है जोड़ देना। सिंटैक्स और सिंथेसिस आपने देखे होंगे ना, सिंटैक्स अलग करना और सिंथेसिस जोड़ देना। तो यह सिंथेसिस करना, आप सिंथेसिस करते कैसे हैं? सिंथेसिस जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट है, फैट है ना, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, इनका सबका सिंथेसिस हमारी बॉडी में जाकर के सिंथेसिस होता है, इनका संश्लेषण होता है। तो उसी प्रकार की यानी कि जो आपकी पचाने की प्रक्रिया है, यानी कि आपके डाइजेशन की प्रक्रिया में सिंथेसिस एक पार्ट है। हाँ, सिंथेसिस एक पार्ट है, संश्लेषण एक पार्ट है। तो उसी तरीका से जो आपका डाइजेशन है, उसी तरीका से जब फोटोसिंथेसिस होता है वो भी क्या है, एक पार्ट है फूड मेकिंग का। किसका? प्लांट्स का। तो प्लांट्स उसी तरीके से फूड मेकिंग करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और वो इकट्ठा करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, तो सिंथेसिस कर लेते हैं उसे। आप आगे समझ में? तो सिंथेसिस क्या है? संश्लेषण है, जोड़ना है, अपने पास इकट्ठा करना है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, उसका सिंथेसिस होता है, और अन्य गैर उत्पादक पदार्थ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति करते रहते हैं। समझ गए आप? आगे पॉइंट लिखेंगे इसी में, स्थलीय प्राकृति लिखना पॉइंट बी करके, इसका बी पॉइंट में लिखेंगे स्थलीय लिखना, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक मूल रूप से शाकाहारी और लकड़ी वाले पौधे होते हैं, लिखना स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। यानी कि आपने लैंड पर देखा होगा तो आपको क्या मिलेंगे? अधिकतर पेड़ मिलेंगे ना, अपने आसपास देखना, आपको पेड़ मिलेंगे लकड़ी वाले। हाँ, उत्पादक मूल रूप से शाकाहारी लकड़ी वाले पौधे होते हैं, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक सूक्ष्म शैवाल की विभिन्न प्रजातियां हैं। हाँ, शैवाल की प्रमुख प्रजातियां हैं। और अगर हम जो पृथ्वी के यानी कि टेरिटरी पर देखते हैं, पृथ्वी पर देखते हैं, तो पेड़ जो हैं वो संश्लेषण करते हैं, और वाटर के अंदर शैवाल जो होते हैं और उनकी विभिन्न प्रजातियां संश्लेषण करती हैं। जो जीवित जीव हैं पानी के अंदर, वो भी तो भोजन प्राप्त करेंगे ना। तो किससे प्राप्त करेंगे? जैसे कि आपको पता है पृथ्वी के ऊपर एक ही सोर्स है एनर्जी का, जो पहले मैंने आपको बताया, क्या? सन। और सन से ही सबको ऊर्जा लेनी है। तो जो वाटर के अंदर है वो कैसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे? तो वो प्राप्त करेंगे शैवाल से। शैवाल क्या है? फोटोसिंथेसिस करेगा और वो इससे ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे जब वो इसको खा लेंगे। तो अब आपने एक पॉइंट आता है कि सर जब जिस तरीका से समुद्र के अंदर गाद हो रही है और वो गंदे होते जा रहे हैं, क्या ये प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो रही? यस,
ये सही है, वाजिब है आपका सवाल। ये प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, इसीलिए डेड जोन्स बोलते हैं जिन्हें समुद्र के अंदर जहां पर ये प्रक्रिया बाधित होती है बहुत ज्यादा, वहां पर डेड जोन्स बन जाते हैं। ये सब मैं कराने वाला हूं। डेड जोन्स होते क्या है, इस पर प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है और आगे भी पूछती रहेगी, क्योंकि ये है फेवरेट टॉपिक्स। आपने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक ही प्रश्न आया था, अब की बार एक ही था ना, तो एक दो प्रश्न से तो कुछ होता नहीं है। और जो एंसेंट हिस्ट्री को लोग नेगलेक्ट करके चल रहे थे, और एंसेंट हिस्ट्री वो नहीं जो इधर की है, नहीं साउथ वाली, वो भी पूछ लिया अचानक से, अगली बार कुछ और पूछ देगा। तो आप इस पर निर्भर ना करें, ये जो है इनसे लगातार प्रश्न आते रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। कंपैरिजन करके देख लेना, जो मैंने आपको कहा है क्रॉस चेकिंग जरूर करना। हाँ, जो मैंने बोला उसका क्रॉस चेकिंग जरूर करना, ठीक है। अब मैंने यहां तक आपको ये करा दिया है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहां से शुरू करूंगा। ये पार्ट 1 था इसका। दूसरे में हम देखेंगे उपभोक्ता, इसका जो दूसरा पार्ट है उपभोक्ता, उपभोक्ता में हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, या फिर फोटो या फेगोट्रॉप्स, यानी कि फेगोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।